दोस्तों वेलकम टू रंधावा क्लासेस। आज हम हिंदी मीडियम का लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज आपकी 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम इसमें। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमने पहले कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहते हैं, सिद्ध कीजिए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m जमा 1 व 9m जमा 8 के रूप का होता है। 9m जमा 8 के रूप का होता है। तो इसी को हम हल करते हैं। तो इसको हम बच्चों वैसे ही करेंगे जैसे हमने प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 2 किया था। तो जिन्होंने नहीं किया है वो कृपया एक बार मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, ताकि आपको डे टू डे अपडेट प्राप्त होती रहे। तो हम पिछले क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही इसको करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 को किया था। माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। तो आप देखिए हमने किसका गुणांक सिद्ध करना है, 9 का। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, अगर हमने किसी भी धनात्मक पूर्णांक का उसमें वर्ग था 3m व 3m जमा 1 के रूप का होता है, तो उसमें हमने भाग किससे किया था, 3 से। लेकिन इसमें हमें किसका गुणांक सिद्ध करना है, 9 का। तो हम भाग किससे करेंगे, 9 से। लेकिन हम 9 से भाग कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम 9 से भाग करेंगे तो उसके शेषफल में कितने आएंगे, 8। एक 0 से लेकर 8 तक। तो उससे हमारा ये जो क्वेश्चन है बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हम 9 से भाग देने के बजाय हम इसको भाग देंगे 3 से। तो हम लिखेंगे a को 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर, तो a को 3 से भाग दीजिए। तो a कैसे लिखा जाएगा, a बराबर है 3q जमा r। जैसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया था, जहां r का मान क्या हो सकता है, r क्या है यहाँ पे, शेषफल। शेषफल आपका भाजक से ज्यादा नहीं हो सकता। तो r का मान क्या हो सकता है यहाँ पे, 0, 1 और 2। अब एक एक करके वैसे ही मान हम इसमें रखेंगे। पहला, अगर r का मान 0 हुआ तो a कैसे लिखा जाएगा, 3q। r का मान 0, r खत्म। तो अब की बार देखिए हमने सिद्ध क्या करना है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन। पिछले क्वेश्चन में वर्ग था तो हमने दोनों तरफ क्या किया था, वर्ग किया था। इसमें क्या है, घन। तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करेंगे। तो लिखो दोनों तरफ घन करने पर, तो दोनों तरफ घन कीजिए। तो यहां से a का घन किसके बराबर आएगा, 3q, इस सारे का घन। तो a का घन आएगा, 3 का घन होता है 27, क्यू क्यूब
अब हमने देखिए मल्टीपल किसका शो करना है, गुणांक किसका सिद्ध करना है, 9 का। तो इसके हम टुकड़े करेंगे। तो a की शक्ति 3 बराबर है 27 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3 क्या की शक्ति 3, क्योंकि 9 को 3 से गुणा करोगे 27 आएगा। तो यहां से a का घन किसके बराबर हो गया 9m, जहां पर m का मान क्या है 3 क्या की शक्ति 3। तो ये 9 का गुणांक हो गया, यही हमने सिद्ध करना था। लेकिन ये तो सिर्फ r बराबर 0 के लिए हुआ है। अब एक एक करके r का मान हम 1 भी रखेंगे और 2 भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे पार्ट में। अगर r का मान 1 होता है तो क्या करेंगे हम, तो a कैसे लिखा जाएगा 3 क्यू जमा 1। तो हमने वही है, दोनों तरफ फिर दोबारा से क्या करेंगे हम इसको घन, दोनों तरफ घन करने पर दोनों तरफ घन कीजिए तो a का घन किसके बराबर आएगा 3 क्यू जमा 1 इस सारे का घन। तो इसका घन हल करते हैं हम। a का घन बराबर है 3 क्यू का घन जमा 1 का घन जमा 3 इंटू 3 क्यू इंटू 1 इंटू 3 क्यू जमा 1। हमने कौन से सूत्र का प्रयोग किया है, यहां पे लिख देते हैं। a जमा b का घन क्या होता है, a का घन जमा b का घन जमा 3ab इंटू a जमा b। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो a का घन किसके बराबर आएगा, 3 का घन कितना होता है 27 क्यू क्यूब, 3 गुना 3 9, पहले इसी को लिख लेते हैं 9 क्यू इंटू 3 क्यू जमा 1, और प्लस में जो 1 का घन कितना होता है 1, ये अलग से लिख दिया हमने। इन दोनों में से हम 9 को बाहर निकाल सकते हैं। तो a का घन क्या आएगा 9 बाहर, यहां से आएगा जी 3 क्यू क्यूब जमा यहां से क्यू इंटू 3 क्यू जमा 1। तो ये और साथ में प्लस में 1 यहां पे। तो a का घन कैसे हो गया, अब जो 9 के साथ जो पूरी संख्या गुणा में है तो इसको हम क्या लिखेंगे 9m, और ये जमा में 1 अलग से, जहां वही लिखेंगे हम m बराबर है 3 क्यू का घन जमा क्यू इंटू 3 क्यू जमा 1। तो उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अब रह गया, अगर r का मान 2 हो तब क्या करेंगे, इसी को आगे बढ़ाते हैं। अगर तीसरे पार्ट में r बराबर है 2, तो a कैसे लिखा जाएगा 3 क्यू जमा 2। r का मान 2 यहां पे रखेंगे तो a कैसे लिखा जाएगा 3 क्यू जमा 2। तो दोनों तरफ फिर से क्या करेंगे हम घन करेंगे। तो दोनों तरफ घन करने पर तो a का घन कैसे लिखा जाएगा 3 क्यू जमा 2 इस सारे का घन। तो इस घन को हल करते हैं, बिल्कुल यही नीचे वाला सूत्र लगाएंगे हम, इसको ब्रैकेट में अलग से लिख देना। तो यही सूत्र लगाते हैं। तो a का घन क्या आएगा, पहले 3 क्यू का घन सीधा लिख देता हूं की बार में 27 क्यू का घन प्लस 2 का घन 8 प्लस 3ab 3 इंटू 3 क्यू इंटू 2 इंटू 3 क्यू जमा 2। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये वाला हमने सूत्र लगाया इसमें। तो यहां से इसको दोबारा देखिए, इन तीनों में से 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 कॉमन निकालिए यहां से। a का घन कैसे लिखा जाएगा 9 बाहर, यहां से बचेगा आपका 3 क्यू का घन
3 गुना 3 9, बाहर अंदर क्या बचेगा 2Q इंटू 3Q प्लस 2, और जो ये 8 है इसको हम लास्ट में लिख देते हैं। तो इसलिए a का घन कैसे लिखा जाएगा 9 का मल्टीपल प्लस 8। देखिए अब ये 9 के साथ ये पूरी संख्या गुणा में है ना, तो जो गुणा में है उसकी जगह हम क्या लिखते हैं m, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा है। तो यहां पे लिख सकते हैं जहां m बराबर है 3Q का घन जमा 2Q इंटू 3Q जमा 2। और देखिए यही आपने सिद्ध करना था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन या तो 9m के रूप का होगा, या 9m प्लस 1 के रूप का होगा, या फिर 9m प्लस 8 के रूप का होगा। और मेरे ख्याल से यही आपने सिद्ध करना था इसमें। तो इसी चीज को आप लिख दीजिए आगे आगे बढ़ा के। अतः क्वेश्चन को पूरा करते हैं। अतः प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का घन 9m जमा 1 व 9m जमा 8 के रूप का होता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। तो बच्चों जहां तक प्रश्नावली 1.1 की बात है, तो इसका प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 1.1 में, क्वेश्चन नंबर 4 व क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसलिए इन दो क्वेश्चनों को कम से कम आप ध्यान से करेंगे। इसके बाद मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 में रख दो इसको। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब मेरे पास बच्चों थोड़ा इंग्लिश मीडियम में जो मैथ है मेरे पास, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इंग्लिश मीडियम में है, मैं इसी में से आपको हिंदी मीडियम का करवा रहा हूँ। तो थोड़ा सा अगर जो थोड़ी बहुत लैंग्वेज में गड़बड़ हो जाए वो आप थोड़ा मैनेज करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है एन आर्मी कंटिजेंट, एक फौजी टुकड़ी है जिसके अंदर 616 मेंबर हैं, यानी 616 फौजी हैं, बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। यानी इसमें जो क्वेश्चन ये दिया गया है, एक आर्मी बैंड इस तरीके से बनाया गया है कि आगे आगे बैंड वाले हैं 32 और उसके पीछे पीछे 616 फौजी हैं। और इन्होंने ये पूछा है उन दोनों को इकट्ठे मार्च करना है और ऐसी ऐसी सब मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितनी पंक्तियां हो सकती है। यानी क्वेश्चन में आपको समझा देता हूं, प्रॉपर हिंदी तो नहीं बनेगी। इन्होंने ये कहा है कि अगर जैसे आपने टुकड़ियां देखी होंगी 26 जनवरी के परेड में जैसे मार्च करते हैं, तो उसमें आगे आगे हैं बैंड वाले, अब मुझे नहीं पता कितने हैं एक लाइन में, और पीछे पीछे फौजी हैं। यानी बैंड वालों के पीछे फौजी हैं सैल्यूट करते हुए आ रहे हैं,
तो आगे आगे बैंड वाले चलेंगे, पीछे पीछे फौजी चलेंगे। तो इन्होंने ये कहा कि अगर 616 फौजी हो और 32 बैंड वाले हो, और फौजियों को बैंड वालों के पीछे चलना हो, तो ऐसी ऐसी ज्यादा से ज्यादा कितनी पंक्तियां बनेंगी। तो अब ज्यादा से ज्यादा पंक्तियां पूछी गई हैं, तो इसमें बच्चों हम क्या करेंगे, इनका एचसीएफ निकाल लेंगे। जैसे 32 का और 616 का एचसीएफ निकालते ही वो पंक्तियां आ जाएगी, ज्यादा से ज्यादा कितनी बन सकती है। 2 से भाग कीजिए 16, 308, फिर 2 से भाग कीजिए 8, 154, फिर 2 से भाग कीजिए 4, 77। आगे कोई ऐसी संख्या है जो दोनों को भाग कर रही है? नहीं। तो इनका एचसीएफ कितना है बच्चों? 2 गुना 2 गुना 2, 8। तो यानी ऐसी ऐसी जो पंक्तियां हैं वो कितनी बनेंगी? 8। तो अब मैं आपको समझा देता हूं वो कैसे बनेगी। और एक पंक्ति में मैं आपको साथ के साथ ये भी बता देता हूं कि अगर एक पंक्ति में आगे आगे 4 बैंड वाले होंगे और उसी पंक्ति के बैंड वालों के पीछे 77 फौजी होंगे, पंक्तियां कुछ ऐसे बनेगी। पहले बैंड वाले 4 और उसके पीछे फौजी कितने? 77 फौजी, 4 बैंड वाले। और ऐसी ऐसी पंक्तियां कितनी बनेगी? ज्यादा से ज्यादा 8। अगर इस तरीके से पंक्ति बनेगी तो उनकी अच्छे से परेड हो पाएगी। तो हमारा उत्तर है कि ज्यादा से ज्यादा पंक्तियां कितनी बन सकती है उनकी? 8। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे 4 बैंड वाले पीछे 70 फौजी, फिर 4 बैंड वाले, फिर 77 फौजी, फिर 4 बैंड वाले 77 फौजी। तो ऐसी ऐसी कितनी पंक्तियां बनेगी? 8 पंक्तियां बनेगी, तब जाके उनकी अच्छे से परेड हो पाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा 1.1। चलिए इसके बाद हम अगली एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं, अगली प्रश्नावली पे। 1.2 1.2 प्रश्नावली में देखिए बच्चों, थोड़ा सा हिल जाते हैं तो हाँ जी, प्रश्नावली 1.2 में अब ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन ये है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यानी जो आपके पास नंबर दे रखे हैं, हिंदी में वो कहें तो ये कहेंगे कि उनके आपने अविभाज्य गुणनखंड करने हैं। यानी कोई एक संख्या दे रखी है आपको, आपने उनको प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अविभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। तो पहला ही क्वेश्चन है 1.2 का, प्रश्नावली 1.2, पहला प्रश्न, पहला भाग। इसको हमने अविभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके गुणनखंड करेंगे हम इसके 2 से 70, फिर 2 से भाग देंगे 35, फिर 5 से 7 और फिर 7 से 1। तो 140 आपका कैसे लिखा जाएगा? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, यानी 140 बराबर है 2 कितनी बार है? 2 बार। 2 की शक्ति 2 गुना 5 की शक्ति 1 गुना 7 की शक्ति 1। तो ये इसके अविभाज्य गुणनखंड है। तो इसके बच्चों 5 पार्ट है पहले क्वेश्चन के। अगर आप कोई और पार्ट चाहते हैं तो मैं आपको करवा देता हूं। चलिए इसके साथ साथ हम 5वां पार्ट कर लेते हैं। इसको भी अविभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है और रकम आपकी 7429। 7429 को अविभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखिए। तो पहले आप देखिए बच्चों, ये किससे भाग होगा? जोड़ के देखें, 2 से तो भाग होगा नहीं क्योंकि पीछे इसके 9 है। इसको जोड़ के देखिए, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22। क्या 22 3 से भाग होता है? नहीं। तो ये संख्या 3 से भाग भी नहीं होगी।
3 के बाद 4 से नहीं हो सकती, 5 से भी नहीं हो सकती, 6 से भी नहीं हो सकती, 7 से चेक कर लो, 7 से भी नहीं होगी भाग ये, तो किससे होगी, पंगा ले लिएगा। 7 से भी भाग नहीं होगी, 8 से भी नहीं हो सकती, 9 से भी नहीं हो सकती, 10 से, 11 से, 12 से, 13, 13 65 9 13 से 13 से भी नहीं होगी, 14 15 16 17 17 से, इसका पहला गुणनखंड ही 17 से आएगा। 74 को भाग दीजिए, 17 चौके 68, 6 बचेंगे, 2 17 × 51, 11 बचेंगे, 9 119, 17 सत्ते 119। इसके बाद अगला गुणनखंड देखिए, क्या 17 से दोबारा भाग होगा ये, 17 दूनी 34, 9 नहीं, 18 से, 19 से, 19 दूनी 38, हाँ जी 19 से भाग होगा, इससे आगे 19 दूनी 38, 5 7 57, 19 दिए 57। इसके बाद ये सीधा 23 से ही भाग होगा, तो 7429 के अविभाज्य गुणनखंड है आपके 17 गुणा 19 गुणा 23, ये इसके अविभाज्य गुणनखंड है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि पहले क्वेश्चन में करना क्या है। पहले क्वेश्चन में आपने उसके टुकड़े करने हैं और उस संख्या को उन टुकड़ों के गुणनखंड के रूप में लिखना है। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इनका 2 संख्याएं दे रखी हैं, आपने इनका HCF और LCM दोनों निकालने हैं और उसके बाद सूत्र का प्रयोग करना है। रब कर दो इसको। अगला क्वेश्चन करवाने से पहले कुछ बातें बताना चाहेंगे आपको। अगला क्वेश्चन करने से पहले देखिए, जैसे आप पहले आपको एग्जांपल लेता हूं मैं, 18 और 24, आपको इनका HCF निकालना आ गया होगा। दोबारा सीख लेते हैं, 2 से 9 12, फिर 3 से भाग होगा ये, 3 3 9, 3 चौके 12। क्या कोई आगे ऐसी संख्या जो दोनों को भाग करे? नहीं। तो इसका HCF क्या आएगा? 2 गुना 3 6, और LCM क्या आएगा? पहले भी निकाल के बता चुके हैं, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 दूनी 72। तो हमने इसका HCF भी निकाला और LCM भी निकाला। HCF 6 आया और LCM 72। तो बच्चों क्या आप सोच सकते हो कि इन HCF में, LCM में और इन ये जो 2 नंबर है, ये जो 2 संख्याएं हैं, इनमें क्या संबंध है? वो भी आपको अभी बता देते हैं। अगर आप HCF की और LCM की गुणा करते हो, गुणा कीजिए, 72 गुणा 6, 6 दूनी 12, 1 6 7 42 और 1 43, 432। और संख्याओं के आप गुणा करते हो, जो ये 2 संख्याएं हैं, लिख देता हूं, 2 संख्याओं का गुणनफल संख्याओं की गुणा कीजिए, 18 गुना 24, तो गुणा कीजिए 18 चौक 72, 7 18 दूनी 36 और 7 43, तो ये भी कितना आया? 432। तो बच्चों यहां से हमने क्या सीखा? तो यहां से हमने ये सीखा कि 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? HCF गुना LCM। तो यहां पे मैं आपको लिख देता हूं, जो अगला क्वेश्चन आपका इसी पे आधारित है। तो सूत्र लिख लीजिए, 2 संख्याओं तो हमने यहां से क्या सीखा कि 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर आया? HCF और LCM की गुणा करके। तो अतः 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM। तो यहां से हमने बच्चों यही सीखा। तो यही अगला क्वेश्चन जो एक
दूसरा क्वेश्चन है वो इसी पे डिपेंड करता है आपका। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, दो संख्याएं दे रखी हैं आपके पास, आपको उनका क्या निकालना है, उनका एचसीएफ भी निकालना है और उनका एलसीएम भी निकालना है। और उसके साथ में उन्होंने क्या लिखा है, वह गणना कीजिए कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर है दो संख्याओं का गुणनफल। तो इसमें से एक पार्ट करवाता हूं मैं आपको, जैसे दूसरे का हम तीसरा पार्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 2, चलो तीनों पार्ट कर देते हैं। पहले तीसरा पार्ट, 336 और 54, 336 और दूसरी संख्या है 54, इन दोनों के टुकड़े कीजिए। सबसे पहले कितने हो जाएंगे, 2 पे, 1 6 8 168 27। अब कितने हो जाएंगे, 3 पे, 3 गुना 9 27, 3 5 15, 1 3 6 18। अब क्या किसी और संख्या से भाग हो सकता है ये, जी नहीं। यहां से एचसीएफ निकालिए पर इनका, 3 गुना 2 6, एलसीएम निकालिए दोनों का, 2 गुना 3 गुना 9 गुना 56। तो 9 3 27, 27 गुना 54, 54 की और 56 की गुना करेंगे, 6 चौके 24, 2 6 पंजे 30 और 20 50 और 2 52, 5 30, 3024। तो ये एलसीएम है, ये एचसीएफ है। तो हमने सूत्र पहले किया था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुना एलसीएम, उसी को हम चेक करते हैं। एचसीएफ और एलसीएम की गुणा कीजिए, यहां से क्या आएगा, 6 गुना 3024। तो यहां से 6 चौके 24, 2 6 दूनी 12 और 2 14, 6 3 18, 18144। और संख्याओं का गुणनफल कीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल, कुलविंदर, दो संख्याओं का गुणनफल 336 गुणा 54। तो इसकी गुणा करते हैं, आप गुणा करके देख लीजिए, 18144 आएगी। ये लीजिए, 336 गुणा 54, 6 चौके 24, 2 5 6 के 30 और 12 42 और 2 44, 4 4 3 12 और 15 27 और 4 31, 3 5 3 15 और 3 18, 18144। तो अतः यहां से ये सिद्ध होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुना एलसीएम। तो यहां पे आप यही लिखेंगे, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुना एलसीएम। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन हमने कैसे करना है। इज इट क्लियर? इसके बाकी के जो दो पार्ट हैं वो भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, उम्मीद है आप कर लेंगे। जैसे पहला पार्ट देख सकते हैं, दूसरा पार्ट आप खुद करेंगे 26 और 91 में। तो वही है, पहले इनका एचसीएफ निकालिए, 13 में डायरेक्ट जा रही है, 13 दूनी 26 और 13 सत्ते 91। एचसीएफ आएगा इसका 13 और एलसीएम आएगा 13 गुना 2 गुना 7, 13 सत्ते 91, 91 की 2 से गुना करेंगे 182। दो संख्याओं का गुणनफल करके देख सकते हैं,
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है 26 की और 91 की गुना करेंगे। 26 एकम 26, 2 26 में 3 234 और 9 सॉरी 2 236। HCF की और LCM की गुणा करेंगे 182 गुना 13, 13 दूनी 26, 2 13 के 104 और 2 106, 10 13 कम 13 और 10 23। अतः HCF गुना LCM बराबर है दो संख्याओं का गुणनफल। आप यही संख्या नीचे लिखेंगे। अतः दो संख्याओं का गुणनफल ये वाला बराबर है HCF गुना LCM। दोनों सेम आए ना, तो नीचे आप यही लाइन लिखेंगे इसके। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा दूसरा क्वेश्चन भी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अविभाज्य गुणनखंड के तरीके का प्रयोग करते हुए आप ने इन संख्याओं का HCF तथा LCM दोनों निकालने हैं। रब कर दो इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तरीका मैं पहले आपको सिखा चुका हूं कि अविभाज्य गुणनखंडों का प्रयोग करते हुए हम HCF और LCM कैसे निकालते हैं। फिर भी एक बार आपको दोबारा बता देते हैं। जैसे हमने 12 का और 18 का HCF भी निकालना है और LCM भी। एक तरीका तो आप जानते ही है, 2 से 2 6 के 12, 2 9 18, फिर 3 से 3 2 6, 3 3 9। आगे किसी से भाग नहीं होंगे तो HCF क्या आएगा इसका 2 गुना 3 6 और LCM क्या आएगा 2 गुना 3 गुना नीचे वाले भी 2 गुना 3 6 गुना 6 36। तो ये HCF है, ये LCM है। लेकिन हम बात कर रहे हैं अविभाज्य गुणनखंडों का प्रयोग करके HCF निकालना और LCM निकालना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों के अलग अलग गुणनखंड करेंगे। 2 से 2 6 का 12, फिर 2 से 2 दिया 6, फिर 3 से। तो 12 कैसे लिखा जाएगा, 2 कितनी बार है 2 बार, 2 की शक्ति 2 गुना 3 की शक्ति 1। ऐसे ही करते थे ना आप छोटी क्लासेस में। ऐसे ही 18 का गुणनखंड करेंगे हम। 2 से 2 निमा 18, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 दिए 9, फिर 3 से 3 एकम 3। तो 18 कैसे लिखा जाएगा आपका, सॉरी 18 कैसे लिखा जाएगा आपका 2 की शक्ति 1 गुना 3 की शक्ति 2। तो इसके हमने जितने भी गुणनखंड किए हैं तो आप दोबारा देख लीजिए। HCF और LCM निकालने के लिए हम करते क्या है, HCF निकालने के लिए जो इनके गुणनखंड कॉमन है उनकी शक्ति हम लेते छोटी। जैसे इसमें 2 की शक्ति 1 है, इसमें 2 की शक्ति 2 है, तो छोटी शक्ति किसमें है 18 में, 2 की शक्ति 1। तो लीजिए, फिर 3 की शक्ति की तरफ बढ़िए। 12 में 3 की शक्ति 1 है और 18 में 3 की शक्ति 2 है, तो छोटी किसमें है 12 में, तो वही लीजिए। तो यानी HCF में हम लेते हैं छोटी शक्तियां। तो ये कितना आ गया 6। और LCM निकालने के लिए हम लेते हैं बड़ी शक्तियां। इनमें 2 की शक्ति बड़ी कौन सी है 2, अगले वालों में 3 की शक्ति बड़ी कहां पे है नीचे, 2 की शक्ति 2 गुना 3 की शक्ति 2 यानी 4 गुना 9 36। देखिए वही हमारा LCM आया है, वही हमारा HCF आया है।
लेकिन जो एलसीएम और एचसीएफ निकालने का जो ये तरीका है, इसको हम बोलते हैं अविभाज्य गुणनखंड तरीके का प्रयोग करके एचसीएफ तथा एलसीएम निकालना। तो ध्यान दीजिए, गुणन जैसे हमने गुणनखंड लिखे तो आपने सिर्फ इतना ही ध्यान देना है इसमें कि एचसीएफ निकालने के लिए हम छोटी शक्तियां लेते हैं और एलसीएम निकालने के लिए हम बड़ी शक्तियां लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका इसी तरीके से होने वाला है। चलिए एक पार्ट करते हैं तीसरे में। बोलिए कौन सा करें? चलिए तीनों करते हैं। पहला पार्ट 12, 15 और 21, इसका हमने अविभाज्य गुणनखंड के तरीके का प्रयोग करके एचसीएफ तथा एलसीएम दोनों निकालने हैं। तीसरे क्वेश्चन का प्रथम भाग 12, 15 और 21 का आपने एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो सबसे पहले 12 के गुणनखंड कीजिए। क्या आएंगे? 2 के 12, फिर 2 से 2 3 6, फिर 3 से 3 एकम 3। ऐसे ही 15 के गुणनखंड कीजिए। पहले भाग हो गए 3 से, 3 5 15, फिर 5 से 5 एकम 5। फिर 21 के गुणनखंड कीजिए। 3 से, 3 7 21, फिर 7 से। अब देखिए ध्यान से, 12 कैसे लिखा जाएगा? 2 कितनी बार है? 2 बार। 3 कितनी बार है? 1 बार। उससे अगले वाले में 15, 3 1 बार है और 5 भी 1 बार है। उससे अगले वाले 21, 1 बार 3 है और 1 बार 7 है। जो संख्याएं नहीं है उसे हम शक्ति 0 करके लिख सकते हैं। जैसे 5 इसमें नहीं है, इसमें है, तो अगर 5 नहीं है तो उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं कि 5 की शक्ति 0। क्योंकि आपको पता है किसी भी संख्या की शक्ति 0 हो वो क्या होती है? 1, और 1 का यहाँ पे लिखने का कोई वजूद नहीं है, क्योंकि 1 को किसी से गुणा करोगे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 2 नहीं है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 की शक्ति 0। यहाँ पे 3 भी है लेकिन ना तो 5 है और ना यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ नीचे क्या लिखेंगे? 2 की शक्ति 0, 5 भी नहीं है, 5 की शक्ति 0। अब जो 7 है वो 7 ऊपर नहीं है कहीं पे भी, तो 7 की शक्ति आप 0 लिख सकते हो दोनों जगह। या फिर अगर आपको अगर इसमें दिक्कत हो रही है कि शक्ति 0 लिखे या ना लिखे, तो आपको शक्तियां 0 लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये लो आपके सामने हटा देता हूं मैं। अगर आपको इसमें भी दिक्कत हो रही है कि शक्तियां 0 लिखने में कंफ्यूजन है, तो ये लो आपके सामने जो पहले वाले टुकड़े थे वही टुकड़े लिखे हैं। 12 बराबर है 2 की शक्ति 2 गुना 3 की शक्ति 1, 15 बराबर है 3 गुना 5 और 21 बराबर है 3 गुना 7। अब एचसीएफ में हम कौन से लेते हैं? छोटी शक्तियां लेते हैं ना, लेकिन शक्तियां होनी भी तो चाहिए। इसमें 2 की शक्ति 2 है, क्या यहाँ पे आपको कहीं 2 दिख रहा है? दोनों में नहीं दिख रहा ना, तो 2 की कोई भी शक्ति हम नहीं लेंगे। इसके बाद 3 की शक्तियां लेंगे। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, ये तीनों में है, तो एचसीएफ में हम लेंगे 3 की शक्ति 1। आगे देखिए कोई संख्या है इसमें? नहीं, तो आगे हम इनमें से कोई भी संख्या नहीं देख सकते। क्यों? अगर 5 यहाँ पे है तो यहाँ पे नहीं है, अगर 7 यहाँ पे है तो ऊपर नहीं है, तो एचसीएफ इनका कितना आएगा? सिर्फ 3। और जहां तक एलसीएम की बात है, एलसीएम में हम कौन सी शक्तियां लेते हैं? बड़े वाली। यानी अगर यहाँ पे 2 की शक्ति 2 है, यहाँ पे कहीं आपको 2 दिख रहा है? नहीं, तो 2 की सबसे बड़ी शक्ति कौन सी मानी जाएगी इसमें? जैसे अगर यहाँ पे नहीं है तो 2 की पावर अगर 0 आप लिखते हैं तो सबसे बड़ी शक्ति आपकी कौन सी होती? 2 की शक्ति 2 वाली। 3 की सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है तीनों में? 1। 5 की सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? ये वाली 1। 7 की सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? 1। तो इनका एलसीएम आएगा 4 गुना 3 12, 12 गुना 5 60, 60 गुना 7 420। तो ये इनका एलसीएम आएगा और एचसीएफ आएगा 3। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि विभाजन गुणनखंड नियमों का प्रयोग करके आप संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम कैसे निकालेंगे।
इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्या और कोई पार्ट करवाना है इसका? देख लीजिए, बाकी दोनों इसी की तरह हैं। चलिए एक पार्ट और कर लीजिए। दूसरा करना है, तीसरा करना है? चलिए तीसरा करते हैं। 8 9 व 25, 8 9 व 25। तो ये भी इसी की तरह है। पहले 8 के टुकड़े कीजिए, अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है। 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2। तो 8 कैसे लिखा गया आपका? 2 की शक्ति 3। 9 के टुकड़े कीजिए, 3 से 3 पे, फिर 3 से 1 पे। तो 9 आपका लिखा गया। 2 तो है ही नहीं इसमें, तो 2 की शक्ति 0 लिख सकते हैं। साथ में 3 की शक्ति कितनी है? 2। अगर 3 यहाँ पे तो यहाँ नहीं है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 की शक्ति 0। इसके बाद 25 आपको पता ही है, 25 के टुकड़े करेंगे तो क्या आएगा? 5 पे 5, फिर 5 पे 1। तो 25 में आपके ना तो 2 है, 2 की शक्ति 0, ना ही 3 है, 3 की शक्ति 0, लेकिन 5 की शक्ति कितनी है? 2। ऊपर वाली संख्या में 5 नहीं है, तो 5 की शक्ति 0 लिख देते हैं। कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि किसी भी संख्या की शक्ति 0 क्या होती है? 1। और 1 को लिखने से और ना लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे गुना कर रहे हैं। तो एचसीएफ में हम कौन सी शक्तियां लेते हैं? छोटे वाली। इसमें 2 की सबसे छोटी शक्ति 0 गुना 3 की सबसे छोटी शक्ति 0, 5 की सबसे छोटी शक्ति 0, यानी 2 की शक्ति 0 क्या होता है? 1 गुना 1 गुना 1। तो कितना आया? 1। ऐसे ही एलसीएम में हम कौन सी शक्तियां लेंगे? बड़े वाली शक्तियां। इसमें 2 की सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? 3। आगे वाले में 3 की सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? 2। उससे आगे वाले में 5 की सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? 2। तो ये आएगा 8 गुना 9 गुना 25। 25 गुना 8 200, 200 की 9 से गुना 1800। तो ये इनका एलसीएम आएगा। और एचसीएफ कितना आया इसका? 1, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 2 संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है, 2 संख्याएं दे रखी हैं। आपने उन 2 संख्याओं का एलसीएम निकालना है। देखिए, अगले क्वेश्चन में 2 संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है। प्रश्न नंबर 4। एचसीएफ किन संख्याओं का है? 306 और 657। 306 व 657। इनका एचसीएफ कितना है? 9। और आपने क्या निकालना है? इनका एलसीएम कितना आएगा? तो बहुत आसान सा प्रश्न हो गया हमारे लिए, क्योंकि हमें अब इसका सूत्र पता है। क्या लिखोगे? हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम? 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुना एलसीएम। तो यहां से 2 संख्याएं कौन सी हमारी? एक तो 306 है और एक 657 है। तो 306 गुना 657 बराबर है एचसीएफ कितना दे रखा है? 9 गुना हमने क्या निकालना है? उसका एलसीएम। अब जैसे कि आपको पता है 9 यहां पे क्या है? गुना में। इधर आगे किस में हो जाएगा? भाग में।
इसलिए 306 गुना 657 भाग में 9 बराबर है एलसीएम। तो काट दीजिए, किसमें कटेगा? 9 से 63, 2 9 दिए 27, 73 की और 306 की गुना कीजिए, तो एलसीएम बराबर है 73 की और 306 की गुना कर लेते हैं यहाँ पे, 6 3 18, 1 6 7 42 और 1 43, 4 9 और 4 13, 1 21 और 1 22, 22,338। दोबारा चेक कर लो एक बार, 3 6 18, 1 7 6 42 और 41, 4 3 3 9 और 4 13, 1 21 और 1 22। ठीक है, 22,338। तो ये आ गया इनका एलसीएम। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि एलसीएम निकालने के लिए हम इस सूत्र का किस तरह से प्रयोग किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न, चेक कीजिए कि 6 की शक्ति n जब हम इसको खोलेंगे तो क्या इसके पीछे कभी 0 आ सकता है या नहीं आ सकता है। यानी आपने ये बताना है कि जब 6 की किसी भी शक्ति को अगर हम खोलें तो क्या उसके जो इकाई का अंक है वो 0 हो सकता है या नहीं हो सकता है। जैसे 6 की शक्ति 1 6, क्या इसमें 0 है कहीं पे? नहीं। 6 की शक्ति 2 36, क्या पीछे 0 है? नहीं। 6 की शक्ति 3 216, क्या 0 है पीछे? नहीं। तो आपने ये सिद्ध करना है, अगर है तो, कि आपने बताना है कि क्या 6 की किसी शक्ति के जब हम इसको खोलेंगे तो क्या उसकी इकाई के अंक में 0 आएगा या नहीं आएगा। तो ये आपने बताना है। देखिए, 6 की शक्ति n के पीछे कभी 0 आ सकता है या नहीं आ सकता है, ये क्वेश्चन नंबर है 5 कि क्या 6 की शक्ति n जब हम इसको खोलेंगे तो क्या उसके इकाई के अंक में 0 आएगा या नहीं आएगा। तो अगर नहीं आएगा तो हमने इसको प्रमाणित करना है। अब मुझे ये बताइए कि कोई संख्या 0 से समाप्त कब होती है। जैसे 30 है, जैसे 20 है, 150 है। तो आपको ये जरूर पता है कि अगर कोई भी संख्या जिसके पीछे 0 आता है तो वो कम से कम 10 से भाग जरूर होती है। बिल्कुल ठीक है। और 10 के जब हम टुकड़े करते हैं तो क्या आता है? 2 और 5। यानी 0 तभी बन सकता है जब हम 2 की, यानी जब उसके टुकड़ों में 2 भी आए तथा 5 भी आए, तभी तो 0 बनेगा ना। क्योंकि 2 गुना 5 10, तभी तो 0 आएगा। तो किसी भी संख्या के पीछे 0 तब आता है जब उसके अविभाज्य गुणनखंडों में 2 तथा 5 दोनों संख्याएं आए। अगर दोनों में से भी अगर कोई एक संख्या नहीं है तो क्या पीछे 0 आ पाएगा। जैसे अगर 2 आ जाए लेकिन 5 ना आए, जैसे 2 गुना 3 6, क्या 0 आया? नहीं। अगर किस्मत से 5 आ जाए 2 ना आए,
5 गुना 3 15, 0 आया पीछे? बिल्कुल नहीं। 0 कब आएगा? जब 2 भी हो तथा 5 भी हो। अब हम नजर डालते हैं 6 की पावर n की तरफ। 6 की पावर n में क्या होता है दोस्तों? 6 के टुकड़े बनते हैं 2 गुना 3, इसकी शक्ति n, यानी इसकी हम क्या लिखते हैं? 2 की शक्ति n गुना 3 की शक्ति n। तो इसके अविभाज्य गुणनखंडों में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो अब हम यहीं पे लिखेंगे 6 की शक्ति n के अविभाज्य गुणनखंडों में 2 तो है परंतु 5 नहीं है। और आपको पता चली गया कि 0 कब बनता है? जब 2 भी हो तथा 5 भी हो। तो अतः 6 की शक्ति n के अंत में कभी भी 0, 6 की शक्ति n कभी भी 0 से समाप्त नहीं हो सकती। 6 की शक्ति n के अंत में कभी भी 0 नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। तो यही इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन में कोई मुश्किल है नहीं, क्योंकि 6 की शक्ति n के हमने टुकड़े किए, 2 की शक्ति n गुना 3 की शक्ति n। इसके टुकड़ों में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, और 5 ना होने की वजह से इसकी शक्ति में कभी भी आखिर में 0 नहीं आ पाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों।